अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कुछ टर्म्स देखी, कुछ बातचीत करी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो किस चीज़ का ऑल्टरनेटिव है, उसकी कुछ टर्म्स को देखा और कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करी कि आपको उसकी एक समझ आ जाए। जैसे कि मैंने अपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिक लेसन में कहा था कि हमें अब एक पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ जाना होगा, या एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ताकि हमने जो पढ़ा है, जो हमने थ्योरी पढ़ी है, वो किस तरह से एक सवाल में पर्टिकुलरली अप्लाई हो रही है और आखिर ओवरहेड्स की और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, इसको देखा जा सके। तो इसलिए हम एक पास्ट पेपर को सॉल्व करते हैं। हम पहले इस सवाल को समझेंगे, इस वीडियो में हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे, इस सवाल को समझेंगे, इस सवाल को देखेंगे और फिर इंशाल्लाह उसके आंसर को देख रहे होंगे, उसके आंसर को डिस्कस कर रहे होंगे। जो सवाल हम करने जा रहे हैं ये समर 2009 का क्वेश्चन नंबर 7 है आईकेप के फाइनल लेवल के पेपर्स का। यानी कि पहले जब मॉड्यूल एफ पेपर होता था, मैक का एक पेपर होता था, तब का ये सवाल है। चलें जी, सवाल करते हैं, हमारे प्रैक्टिस के लिए बड़ा रेलेवेंट है, अच्छा सवाल है, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सवाल कहते हैं XYZ लिमिटेड प्रेजेंटली uses a single plant wide factory overheads rate for allocating the factory overhead to products। एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। ये XYZ लिमिटेड कंपनी मौजूदा करंटली राइट नाउ अभी क्या कर रही है? अभी वो एक पूरी फैक्ट्री का एक सिंगल ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर रही है बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, और जो बेसिस है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। यानी कि अगर हम ओवरहेड्स के चैप्टर पर जाएं तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई डिपार्टमेंट कैपिटल इंटेंसिव होगा, मशीन आवर्स उसकी बेसिस होगी। अगर कोई डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव होगा, लेबर आवर्स उसकी बेसिस होगी। तो यहाँ पर लग रहा है कि कंपनी में लेबर बहुत ज़्यादा होगा, या कंपनी के इफेक्टिवली सबसे ज़्यादा जो ओवरहेड्स है वो लेबर की वजह से अराइज होते हैं। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है कि पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड्स को ऐड करती है, पूरी फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, रेंट, डेप्रिसिएशन, हीटिंग, लाइटिंग, XYZ, और उसको पूरी कंपनी के लेबर आवर्स से डिवाइड कर एक पर आवर रेट कैलकुलेट कर लेती है, और जिस प्रोडक्ट में जितना ज़्यादा टाइम लगा होता है उसमें उतना ज़्यादा ओवरहेड चार्ज कर लेती है। तो यहाँ तक हमें पहली दो लाइनों में समझ आ गई बात। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखता है अ ब्रेक अप ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इज एज फॉलोज। फिर आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक ब्रेकअप दिया हुआ है कि इस फैक्ट्री के देखो जितने भी ओवरहेड्स थे वो क्या थे, कितनी वैल्यू के थे। सो लिखा हुआ है प्रोडक्शन सपोर्ट 1,225,000, ये प्रोडक्शन सपोर्ट डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं। अदर्स दूसरे कितने हैं? 175,000। अदर्स कोई छोटे मोटे ओवरहेड्स होंगे, अदर्स ऐसे होंगे जो ट्रेसेबल टू अ सर्टेन एक्टिविटी नहीं होंगे। कोई चिल्लर का खर्चा होगा, कोई छोटा मोटा ओवरहेड्स का खर्चा होगा, तो उसको मैंने अदर्स की कैटेगरी में डाल दिया। और अगर आप देखते भी हैं तो 175,000 और 1,225,000 का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिल्कुल ही मामूली सी अमाउंट नज़र आ रही है। बहरहाल टोटल कॉस्ट कितनी बनी? 1.4 मिलियन। ये कंपनी के टोटल ओवरहेड्स हैं जो अभी आपको दिए हुए हैं, जो कंपनी का मौजूदा सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से। तो कंपनी करती क्या है? कंपनी हमें अपने ओवरहेड्स का टोटल करती है और जो टोटल आता है उसको टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स से डिवाइड कर देती है, और फिर जिस प्रोडक्ट में जितने घंटे लगे होते हैं उस हिसाब से उस प्रोडक्ट में उसको चार्ज कर देती है, शामिल कर देती है। आगे लिखा हुआ है इट नाउ प्लान्स टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब कंपनी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर जा रही है, यानी कि कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि पूरे ओवरहेड्स को पूरे लेबर आवर्स से डिवाइड कर एक पर आवर रेट कैलकुलेट कर लिया। नहीं, कंपनी ये देखेगी कि इस ओवरहेड्स में कितने रुपए के ओवरहेड्स किस एक्टिविटी की वजह से अराइज हुए, और जितने ओवरहेड्स जिस एक्टिविटी की वजह से अराइज हुए वो एक्टिविटी किसी प्रोडक्ट में कितने घंटे या कितना टाइम लगी या कितनी वजह से लगी, कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करेगी और इस हिसाब से एक सिस्टम बनाएगी। तो अब एक कंपनी जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरफ जा रही है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करके देता है, ज़्यादा एक्यूरेट बात बताता है। सो इट नाउ प्लान्स टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। कंपनी अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ जा रही है। द कंपनी परफॉर्म्स 4 मेजर एक्टिविटीज। कंपनी 4 मेजर एक्टिविटीज परफॉर्म करती है।
देखिए ओवरहेड्स किसी भी एक्टिविटी की वजह से अराइज होते हैं, तो कंपनी ने चार ऐसी बातें, चार ऐसी एक्टिविटीज, चार मेजर बातें एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर दी कि भाई हमारे ओवरहेड्स इन चार वजह से, इन चार एक्टिविटीज की वजह से अराइज हो रहे हैं। द कंपनी परफॉर्म्स 4 मेजर एक्टिविटीज इन द प्रोडक्शन सपोर्ट डिपार्टमेंट। दीज एक्टिविटीज एंड रिलेटेड कॉस्ट्स आर एज फॉलोज। अच्छा आप देखें, आपके पास पहले जो है ना प्रोडक्शन सपोर्ट का टोटल 1225000 दिया हुआ था, बस वो एक प्रोडक्शन सपोर्ट के ओवरहेड्स का टोटल था। अब अपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के सिस्टम्स जब इंप्लीमेंट करें तो आप उसकी डिटेल में जा रहे हो, आप उसके इन डेप्थ एनालिसिस में जा रहे हो और आपको कुछ और पता चल रहा है या डिटेल्स पता चल रही हैं। क्या डिटेल्स पता चल रही हैं भाई? टेबल में लिखता है प्रोडक्शन सपोर्ट एक्टिविटीज और रुपीज में उसकी अमाउंट्स है। सेटअप कॉस्ट 428750, यानी कि आपने प्रोडक्शन के लिए मशीन्स को मे बी सेटअप किया होगा, है ना, मशीन से स्टार्ट करी होंगी। सेटअप कॉस्ट क्या होती है? सेटअप कॉस्ट का मतलब ये होता है कि लेट से रोज़ सुबह लेबर आता है और वो मशीन्स के फ्यूल को चेक करता है, मशीन में वोल्टेज सही है उसको चेक करता है, मशीन साफ़ सुथरी है या नहीं उसको चेक करता है। तो जब वो सेटअप लगाता है तो उसके लिए जो ओवरहेड्स इनकर होते हैं वो 428750 के इनकर हुए। प्रोडक्शन कंट्रोल, कोई कंट्रोल डिपार्टमेंट है, मे बी क्वालिटी कंट्रोल तो चले यहाँ पर सेपरेटली दिया हुआ है, किसी और तरह का कोई डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है कि चीज़ें कंट्रोल में हों, XYZ कोई भी बात हो सकती है, उसके खर्चे 245,000 है। क्वालिटी कंट्रोल 183,750, कोई क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो ये देखता है कि जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, और उसमें जो ओवरहेड्स का खर्चा हुआ है वो 183,750 है। मटीरियल्स मैनेजमेंट 367,500। सर मटीरियल मैनेजमेंट क्या होता है? मटीरियल मैनेजमेंट का मतलब है मटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, वेयर हाउस से रॉ मटीरियल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे लेकर आना, या इस तरह से किसी भी तरह से मटीरियल्स को मैनेज करना, रखना, वेयर हाउसिंग करना, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसके हवाले से जो ओवरहेड्स अराइज हुए हैं वो 367,500 है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि देखें, हम जब बेसिक ओवरहेड्स की कॉस्टिंग करते हैं तो हम सारे ओवरहेड्स को लेबर आवर से डिवाइड कर देते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने इस चीज़ को सख्ती से मना किया था। उसने ये कहा कि देखो जो ओवरहेड्स जिस एक्टिविटी की वजह से अराइज हो रहा है उस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करो और उस ओवरहेड्स की वैल्यू को उस पर्टिकुलर एक्टिविटी जितनी बार वो अकर हो रही है उससे डिवाइड कर कर पर एक्टिविटी का रेट निकालो। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर होंगी चीज़ें कि हमने जो टोटल अमाउंट था उसको उसके मुख्तलिफ कैटेगरीज में, सब पोर्शंस में, सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन है। द प्लानिंग डिपार्टमेंट हैज गैदर्ड द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन बिलो। अब जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसने आपको एक और इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी, एक और इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट करी। देखते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। आपको बताया गया कि भाई कंपनी 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट X बनाती है, Y बनाती है, Z बनाती है। ठीक है। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन होती है? सर कंपनी में प्रोडक्ट X के 10, प्रोडक्ट Y के 2 और प्रोडक्ट Z के 50,000 यानी कि टोटल 172,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हो रही है। X, Y और Z 3 तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। Z 50,000 यूनिट्स बन रहा है, Y सिर्फ 2,000 यूनिट्स बन रहा है और X 10,000 यूनिट्स बन रहा है। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट दिए हुए, X का 1 यूनिट 2.5 घंटे में, Y का 1 यूनिट 5 घंटे में और Z का 1 यूनिट 2.8 आवर्स में बनता है। अगर मैं यूनिट्स को, प्रोडक्शन के यूनिट्स को डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लूँ ना, यानी कि X के 10,000 को 2.5 से, Y के 2,000 को 5 से और Z के 50,000 को 2.8 से, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि X के लिए, Y के लिए, Z के लिए टोटल कितने कितने लेबर आवर्स लगे। और जब मैं इनका ग्रैंड टोटल कर लूँगा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कंपनी में टोटल आवर्स कितने लगे हैं। लिहाजा मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप खुद से ये वर्किंग अपने पास नोट पैड्स में कर भी लें। 10,000 इंटू 2.5 एक जगह पे लिख दें, फिर 2,000 इंटू 5 दूसरी जगह पे लिख दें और तीसरी जगह पे 50,000 इंटू 2.8 लिख दें और कंपनी के टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हैं वो नोट कर लें, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। बैच साइज इन यूनिट्स। सर बैच साइज का क्या मतलब है? बैच साइज का मतलब ये है कि एक बार जब एक बैच बनता है तो उसमें कितने यूनिट्स होते हैं। अच्छा, जनरली कंपनी में क्या होता है कि हर बैच के बाद मशीन्स को सेटअप किया जा रहा होता है, चेक किया जा रहा होता है, असेस किया जा रहा होता है।
तो अगर आप देखते हैं तो प्रोडक्ट एक्स के 10,000 यूनिट्स बनाए, टोटल 10,000 यूनिट्स बनाए, लेकिन एक वक्त में या एक बैच में 125 यूनिट्स बनते हैं। तो अगर मैं 10,000 को 125 से डिवाइड करूंगा, 10,000 को 125 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्स के लिए मैंने कितने बैचेस प्रोड्यूस करे, नंबर ऑफ बैचेस पता चल जाएंगे। वाई की बात करते हैं तो 2000 यूनिट्स हैं और एक बैच में 50 यूनिट्स बनते हैं, तो मैं 2000 को 50 से डिवाइड करूंगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि वाई के लिए मैंने कितने बैचेस प्रोड्यूस करे, नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे। और जेड के 50,000 यूनिट्स हैं और एक बैच में 10,000 चीज़ें बन जाती हैं, एक बैच में 10,000 चीज़ें बन जाती हैं, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 से जेड के लिए कितनी बार मैंने बैचेस को सेटअप किया, इस चीज़ का एनालिसिस हो जाएगा। तो आप भी अपने पास नोट पैड्स में आंसर पे भरने से पहले नंबर ऑफ बैचेस को कैलकुलेट कर लें, 10,000 डिवाइडेड बाई 125 और 2,000 डिवाइडेड बाई 50 और 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 से। फिर आ जाते हैं मशीन आवर्स पर यूनिट पर, यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए मशीन के कितने घंटे लगते हैं। तो 7.5, 10 और 3 दिए हुए हैं। अगेन आप इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 इंटू 7.5 एक्स पे लगने वाले मशीन आवर्स, 2,000 इंटू 10 वाई पे लगने वाले मशीन आवर्स और 50,000 इंटू 3 जेड पे लगने वाले मशीन आवर्स आ जाएंगे। ये वर्किंग भी आप अपने पास ज़रूर नोट कर लें, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट, यानी कि मैं यूनिट्स को इंस्पेक्ट करता हूँ और जब मैं यूनिट्स को इंस्पेक्ट करता हूँ उस पर कितना टाइम लगता है। और फिर आखिर में नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस रेज्ड, यानी कि कितनी बार एक्स के लिए, कितनी बार वाई के लिए और कितनी बार जेड के लिए मटेरियल मंगवाया गया, कहीं से कोई चीज़ें मंगवाई गई। ठीक है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको टेबल में दी हुई है। नीचे एक और बात लिखी हुई है, द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ इंस्पेक्टिंग 5% ऑफ ऑल द प्रोडक्शन इन केस ऑफ एक्स एंड वाई एंड 2% ऑफ ऑल द यूनिट्स इन केस ऑफ जेड। यानी कि कंपनी जो है वो कितने % यूनिट्स को इंस्पेक्ट करती है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। अच्छा, इसका मतलब सर सारे यूनिट्स इंस्पेक्ट नहीं होते? नहीं, सारे यूनिट्स की इंस्पेक्शन नहीं होती। यानी कि लेट से मैं आपको ज़रा सिंपल लफ्ज़ों में समझाता हूँ। देखिए, प्रोडक्ट एक्स के 10,000 यूनिट्स बनाए, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट 10,000 यूनिट्स की इंस्पेक्शन नहीं करता, सारे यूनिट्स इंस्पेक्ट करता नहीं है। भाई सारे यूनिट्स इंस्पेक्ट करेगा, उसको बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट चाहिए होगी, वो रैंडम बेसिस पर इंस्पेक्शन करता है। सर प्रोडक्ट एक्स के कितने यूनिट्स इंस्पेक्ट करता है? प्रोडक्ट एक्स के टोटल यूनिट्स 10,000 है, वो 10,000 को इंस्पेक्ट नहीं करता, वो 10,000 में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 का 5% जितना भी बनता है उतने यूनिट्स को इंस्पेक्ट करता है। यानी कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि कितने यूनिट्स एक्स के इंस्पेक्ट हुए, तो मैं कहूँगा 10,000 इंटू 5%। अच्छा, इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट लिखा हुआ था 0.2। अगर मुझे एक्स पर जो यूनिट जितने इंस्पेक्ट हुए उन पर कितना टाइम लगा ये मालूम करना है, तो मैं 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि एक्स के कितने यूनिट्स की इंस्पेक्शन हुई। आई रिपीट, सबसे पहले मैं 10,000 इंटू 5% करूंगा, 10,000 इंटू 5% कर कर मुझे ये पता चलेगा कि एक्स के कितने यूनिट्स की इंस्पेक्शन हुई और फिर उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि एक्स पर कितने इंस्पेक्शन आवर्स लगे, एक्स को इंस्पेक्ट करने के लिए कितना टाइम लगा, एक्स को इंस्पेक्ट करने के लिए कितने घंटे लगे। इसी तरह से वाई के लिए 2000 इंटू 5% इंटू 0.5 एंड सो ऑन। अब इस टेबल से बहुत सारी चीज़ें जो आप लिखेंगे और फिर आगे आंसर की तरफ हम बढ़ेंगे, वो क्या है? नंबर 1, एक्स वाई और जेड के लेबर आवर्स और टोटल लेबर आवर्स कैलकुलेट करें, आप खुद करें पहले, मैंने जैसे समझाया। नंबर 2, नंबर ऑफ बैचेस एक्स वाई और जेड के और टोटल नंबर ऑफ बैचेस। नंबर 3, मशीन आवर्स, एक्स पर कितने मशीन आवर्स लगे, वाई पर कितने मशीन आवर्स लगे, जेड पर कितने मशीन आवर्स लगे और टोटल मशीन आवर्स कितने। उसके बाद इंस्पेक्शन आवर्स, एक्स पे कितने इंस्पेक्शन के आवर्स लगेंगे, वाई पे कितने लगेंगे, जेड पे कितने लगेंगे, टोटल कितना होगा। और नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस रेस तो दिया हुआ है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ टोटल 320, 400 और 30 का टोटल यानी कि 750। सो ये आपके स्क्रीन पर जो हमने अभी सवाल देखा, इसको शुरू से आखिर तक पहले तो 1 से 2 बार रीड करें, समझें, जो वर्किंग खुद कर सकते हैं वो करें, जो आपने पढ़ा है उसको दोबारा से एक बार पढ़ें। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट ये होगा कि जब हम ओवरहेड्स वाली कॉस्टिंग करेंगे तो हम उसको टोटल लेबर आवर्स से डिवाइड कर देंगे, लेकिन जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे तो जो आपके पास ब्रेकअप दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट की कॉस्ट दी हुई थी 367,500, तो उसको
नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक मटेरियल रिक्विजिशन के अगेंस्ट क्या कॉस्ट अराइज होती है। सवाल की रिक्वायरमेंट भी देखते हैं, लिखता है डिटरमाइन द फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट। फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट ढूंढनी है फॉर प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड अंडर सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट। यानी कि अगर सिंगल ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट हो तो क्या होगा, यानी कि पूरी फैक्ट्री का एक सिंगल ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया जा रहा हो तो कैसी वर्किंग होगी। और बी में है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करी जा रही होगी तो क्या होगा। सो यहाँ पर हमने सवाल को डिस्कस किया, अब जवाब की तरफ चलेंगे। उससे पहले आप सवाल के जो की डेटा है उसको अपने पास नोट डाउन करें और वर्किंग्स करें, ताकि जब आप जवाब पर जाएं तो आप आराम से चीज़ें क्लिक कर सकें और मैं उस आंसर को गो थ्रू कर आपको समझा सकूं। थैंक यू।